वैलेंस बॉन्ड थियरी। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, वहाँ पर लिखना चाहिए मुझे। वैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होता है। अच्छा, बेसिकली इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, या कि अगर आप में से किसी को पता चल जाए उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेकिन पता होनी चाहिए, या तो मैग्नेटिक बिहेवियर पता होनी चाहिए या तो ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो ज्योमेट्री बता पाओगे, ज्योमेट्री पता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर बता पाओगे, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि जब भी कभी आप हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल ही इंक्लूड हो। कभी कभी क्या है कि इनर ऑर्बिटल के भी, इनर शेल के भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अगर इनर शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। अगर आउटर शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं। एक और है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका क्या मतलब है? अगर कभी भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो स्पिन जो है बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन कम होती है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 99% चांसेस ऐसा होता है कि जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स में स्पिन कम होते हैं और इसलिए उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और उसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फटाफट इसमें लिखना शुरू कर देंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखें वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी satisfactorily explain the structure and magnetic behavior of the molecule. Valence bond theory satisfactorily explain the structure and magnetic behavior of the molecule. स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन किया जाएगा इस वैलेंस बॉन्ड थियरी के थ्रू। of the molecule. Next point, the central metal atom or ion, central metal atom or ion, central metal atom or ion, required number of vacant orbital, required number of vacant orbital for accommodating the electron, accommodating, accommodation से बना, accommodating the electron donated by electron, donated by ligands, electrons donated by ligands. मान लो लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस बात को ध्यान देना, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को। उसी सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा जिस सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। क्यों? क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी सेंट्रल मेटल एटम को और उसके पास रखने की जगह ही नहीं है, तो ये क्यों डोनेट करेगा? कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेगा जब सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब कितने लिगेंड डोनेट कर पाएंगे डिपेंड करता है कितने सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। 4 वैकेंट लिगेंड है तो 4 लिगेंड के लिए मिनिमम कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अगर 6 लिगेंड है तो उसके लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 3 लिगेंड है तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए।
और वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, दैट नॉट मीन्स कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो वो भी तो काम यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लिगेंड अपना दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ ही जाएंगे और उसी ऑर्बिटल में जाएंगे जो पूरी तरीके से खाली है। अगर हाफ फील्ड है तब भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू number of vacant orbital required is equal to coordination number of the metal for particular complex फिर से बता रहा हूँ, जितना लिगेंड है हर एक लिगेंड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और अगर मान लो बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ना एक ज़्यादा ना ही एक कम। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आटम डाइडेंटेट का मतलब 2 बॉन्ड होता है ना बेटा, 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा? डाइडेंटेट का मतलब 2, एक ही लिगेंड है जिस डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट का मतलब 2 एटम वो बॉन्ड बना है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन ईएन, लिगेंड तो एक ही है लेकिन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए तो डाइडेंटेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और आयन undergo suitable hybridization to yield a set of equivalent hybrid orbital to define geometry मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो एक बार वापस से बता देता हूँ। सोचो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता था तो उस ज्योमेट्री का नाम बताओ क्या होता था? लीनियर। उस ज्योमेट्री का नाम होता था लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता था तो बताओ बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था तो बताओ? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता तो स्क्वायर प्लेनर। और मैंने आपको बताया था जब ये d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल? dx स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर मैंने कहा sp3d अगर ऑर्बिटल है तो बताओ क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अब मुझे बताओ इसमें d ऑर्बिटल dz स्क्वायर यूज होता था। अगर मैंने कहा dsp3 होता, अब बताओ बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है dx स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कभी कोई सस्ती बुक पढ़ रहे होगे तो ये dz स्क्वायर दिखेगा। अगर मैंने आपसे कहा sp3d2 होता तो बताओ क्या होता? 3 2 5 1 6 टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या इसी को आप लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हो। अब मुझे बताएगा कोई किसमें जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है कौन कौन सा यूज होता था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 2 है ना? ठीक है। अगर इसी को d2sp3 कर दिया जाए बेटा, आप बताओ
अब भी ये ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, है ना, लेकिन डी सेम है, dx² y² एंड dz², सेम ऑर्बिटल यूज हो रही है। लेकिन अगर sp3 d3 यूज हो रहा है तब उसका नाम क्या होता था? पेंटागनल बाइपिरामिडल। और इसमें बताना d ऑर्बिटल, dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल यूज होते थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना है। अब आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ आपको बता रहा है कि दो टाइप के ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है और एक बाहर वाला डी ऑर्बिटल। जिसमें डी पहले लिखा हो समझ लेना वो बाहर वाला डी ऑर्बिटल। सॉरी गलत बोल दिया। जिसमें डी पहले लिखा हो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, और जिसमें डी बाद में लिखा हो आउटर वाला डी ऑर्बिटल है। ठीक है ना? तो दो टाइप के डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक इनर ऑर्बिटल और एक आउटर ऑर्बिटल। कोई दिक्कत है किसी को? इसमें बताओ कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल, ये बताओ कौन सा है? और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चांसेज होते हैं नंबर ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन के कम होने के, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कम होने के चांसेस होते हैं। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्पिन कम होगी, दैट्स वाई दिस इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे तो चांसेस होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों। तो यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से बुलाओगे, क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बताओ ये क्या है? और ये और ये वेरी गुड। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया। कुछ पॉइंट इसको नोट कर लेंगे, ये आराम से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। इफ n-1 d orbital are participate, if n-1 d orbital are participate, n-1 d orbital are participate, if n-1 d orbital are participate in the bond formation, then complex is said to be inner orbital complex or low spin complex. Then complex is said to be inner orbital complex or low spin complex. Next point. If n-d orbital are participate in bond formation, if n-d orbital are participate in bond formation, n-d orbital participate in bond formation, then complex is said to be outer orbital complex. Then complex is said to be outer orbital complex or high spin complex. Then complex is said to be outer orbital complex or high spin complex. तो मुझे बताना बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब, हाई का मतलब होता है नंबर ऑफ, हाई स्पिन का मतलब जिसमें स्पिन ज़्यादा हो, स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो। ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाई स्पिन, कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो लो स्पिन। तो इनर ऑर्बिटल में इसका मतलब कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं हम? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। It is possible to predict magnetic property of the complex. It is possible to predict
magnetic property of the complex, magnetic property of the complex if geometry of complex is known, if the geometry of complex is known, अगर geometry complex की पता है तो आप किसी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या मैग्नेटिक बिहेवियर को आराम से बता सकते हो। एंड वाइस वर्सा, भारी वर्षा मत लिख देना, वाइस वर्सा का मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता होगी तो हम ज्योमेट्री बता देंगे। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट है इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट सेड टू बी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट सेड टू बी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट, if complex contain all electrons are paired, all paired electron, if ऐसे लिखें, if complex contain all paired electron, then it said to be, then it said to be डायमैग्नेटिक कंपाउंड। और अगर मान लो कोई पैरामैग्नेटिक है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, मेरे ख्याल से वो आप लोगों को फॉर्मूला दिया गया था, मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था म्यू, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2, यही ना। बी एम इसकी यूनिट थी, बी एम का मतलब क्या है बेटा? बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट है बी एम। और एन क्या है बेटा? वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीई लिखा है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना इसे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। मैंने अभी भी बताया ना कि या अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो आप उसकी ज्योमेट्री बता पाओगे, और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पता नहीं है तो आप उसकी, अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो आप उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर बता पाओगे। तो एक सवाल लिखेंगे, आपके पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड है NiCl4, NiCl4 2-, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा या इसी कंपाउंड का किसी क्वेश्चन में K2NiCl4 लिखा नज़र आएगा। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग बुक, अलग अलग तरीके से लिखा नज़र आ सकते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, चाहे आप उसे K2NiCl4 लिखो, चाहे NiCl4 की पावर -2 लिखो, मेरे पास ये कंपाउंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये कंपाउंड क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो आपको ये इसके बाकी सारी चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि ये कंपाउंड जो है वो कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें क्या क्या बताओ। ये कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप फाइंड करो। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? फाइंड करोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप मुझे ये बताओगे। साथ ही साथ मुझे इसका ज्योमेट्री बताओगे। पैरामैग्नेटिक है ये बात पता है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी आपको बताना पड़ेगा। आप मुझे मैग्नेटिक मोमेंटम बताओगे और साथ ही साथ
आप मुझे ये बताओगे कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ये सारी बातें आप मुझे बताओगे इस सवाल को देखते हुए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना होगा। तो बताइए निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2 है। तो पहले आप मुझे बताइए निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d8, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया 3d8 4s2। मुझे नहीं लगा कि ये कोई गलती है, मैंने बस ऐसे लिख दिया उसको ताकि मुझे आसानी से समझ में आए। 3d8 4s2 मैंने ऐसे लिखा। अब मेरे पास क्या है? निकल +2 है। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? 3d8 एंड 4s0। ज़्यादातर बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। नहीं, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है। तो मैंने आउटर मोस्ट शेल एस से निकाल दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s0। क्या बात क्लियर हो गई? गुड। अब जल्दी से मुझे बताओ ये बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो आप D8 जो दिख रहा है वो D8 पहले बना लो। D में कितने हैं? 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल। इसी तरीके से P में आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं? 1 ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल में 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं। शायद इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? मेरे पास टोटल लिगेंड बताओ कितने हैं? 4 लिगेंड है। तो मुझे 4 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जो कैसे हों, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। और ढूंढ लेते हैं क्या मेरे पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल हैं क्या? तो मेरे पास 3D के कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5। 4s का 1 ऑर्बिटल। 4s के बाद 4p भी तो होगा, 3 ऑर्बिटल 4p के होंगे। तो ये 4s और ये है 4p। ये है 3D। तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7 8, जो कि मैंने फिल कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें अनपेयर्ड आपको दिख रहा है। तो और अभी आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 लिगेंड है। इसको आप इलेक्ट्रॉन, इसका जो 4 लिगेंड है इसके इलेक्ट्रॉन आप लेना चाहते हो। तो ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, इन चारों ऑर्बिटल को आपस में मिलाया और 4 नया ऑर्बिटल बना दिया। तो 3 ऑर्बिटल p के 1 ऑर्बिटल s को मिला के ऐसे 4 ऑर्बिटल बना दिया। 1 ऑर्बिटल s मिलाया है, 3 ऑर्बिटल p मिलाया है, तो हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? 1 s और 3 p, तो sp3 हो जाएगा। तो हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया बेटा? sp3। 4 sp3 ऑर्बिटल आपको मिल गए। आप सोच रहे हो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत बेटा इसलिए पड़ी क्योंकि देखो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब बताओ मुझे कि 4s और 4p में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? 4s की, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? कम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हर एक क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को 4s को देना चाहता है। बेचारा 4p ऐसे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, भैया मुझे भी कोई पूछ लो। कोई नहीं पूछ रहा, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जाकर के सेंट्रल मेटल एटम यानी कि निकल चाहता है कि भैया सारे ऑर्बिटल को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिले। इस वजह से वो 4p और 4s को आपस में मिलाता है और 4 नए ऑर्बिटल बना देता है, और हर एक ऑर्बिटल का नाम देता है sp3, क्योंकि 1 s और 3 p यूज़ किया गया। क्या ये बात क्लियर होगी? अब सबकी एनर्जी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब सबकी एनर्जी बराबर हो गई तो सबकी स्टेबिलिटी भी बराबर हो गई। अब एक एक क्लोरीन आपने क्या किया? एक एक क्लोरीन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंटर करा देता है। ये देखो ऐसा हो गया। हर एक क्लोरीन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर, देखो क्लोरीन है ना, तो हर एक क्लोरीन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब इससे क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? आपने कहा sp3 हो गया। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब sp3 पर ज्योमेट्री क्या होती है? आपने कहा ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। मैं मान गया क्योंकि आप कह रहे हो। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर क्या पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? तो आपने कहा कि मैग्नेटिक जो नेचर है वो हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर अगर पैरामैग्नेटिक है तो मुझे उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम भी बता दो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो गया?
मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया अंडर रूट 2 प्लस 2 दैट मीन्स 2√2 BM। क्या ये बात क्लियर हुई? अंडर रूट 2√2 यानी कि 2√2 BM। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जो बाहर की 4D वाली 4D में अगर जाती है तो उसका आउटर नहीं जाता ना। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे Cl6 होता और ये पैरामैग्नेटिक ही है, तो अब पैरामैग्नेटिक है तो ये दो तो यूज नहीं हो सकते, तो मुझे बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अभी कितना 4 ये हो गए, 2 ऑर्बिटल और चाहिए होगा, तो 2 तो कहाँ से लेंगे? 4s 4p तो 4d का आ जाएगा, तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता। क्या बात क्लियर हो गई? अगर ये 3D मान लो ये 3D के 2 ऑर्बिटल खाली होते और आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, तब क्या करते आप? फिर d2sp3 हो जाता, है ना। लेकिन सोचो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि ये डायामैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, तो क्या होता? अगला क्वेश्चन इसी पे चलेंगे लेके, जहाँ पे क्लोरीन वहाँ पे Cn लिख के देता हूँ और ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसको नोट कर लिया? सेम ऐसे क्वेश्चन में अगला इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ इस तरफ वाला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है और मैग्नेटिक मोमेंटम दे देता है, तो अगर म्यू की वैल्यू दे दिया और एन की वैल्यू पूछा तब भी निकालोगे ना। उसका शॉर्ट ट्रिक है एक, जैसे मान लो 5.98 दे दिया, आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू की वैल्यू हो गई 5.98, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अब आप इसको रूट में डाल करके इसका आंसर निकालोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो हमेशा याद रखना, पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है ना, इंटीजर, वही हमेशा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हमेशा याद रखना इसको। तो क्या हो जाएगा? 5.98 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। मान लो म्यू की वैल्यू हो गई 2.78, अब बताओ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो म्यू की वैल्यू 3.12 है, अब बताओ 3 हो गए। तो पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वही हमेशा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, बिना देखे, ताकि आप इसका आंसर दे सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अब अगला सवाल है हमारे पास, इसी का एक दूसरा सवाल है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। K2NiCN का होल 4, या इसी क्वेश्चन को क्या लिखा नजर आएगा, बताइए मुझे। NiCN होल 4 -2। क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो कंपाउंड है ये डायामैग्नेटिक है, ये आपका डायामैग्नेटिक है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, आपसे पूछ रहा है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये बता दो, आप मैग्नेटिक नेचर बता दो। हालांकि मैग्नेटिक नेचर तो दिया हुआ है, क्या है डायामैग्नेटिक, आप मैग्नेटिक मोमेंटम बता दो, आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो, आप मुझे कॉम्प्लेक्स बता दो। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्या क्वेश्चन सेम है या कुछ बदल गया? क्या बदला? लिगेंड। पिछली बार लिगेंड कौन था? क्लोरीन। इस बार लिगेंड कौन है? CN। आओ देखते हैं, क्या लिगेंड बदलने से बिहेवियर बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे बदलेगा आओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, ठीक है, और उसमें से दोनों कमरे में आपके एक एक बाइक खड़ी है, जबकि एक कमरे में 2 बाइक खड़ी हो सकती थी। वाइफ नहीं है भाई, 2 वाइफ कैसे झेलोगे? एक कमरे में एक बाइक खड़ी हो सकती थी, बाइक मोटरसाइकिल, ठीक है, खड़ी है, दूसरे वाले में भी एक मोटरसाइकिल खड़ी है, जबकि एक कमरे में 2 मोटरसाइकिल खड़ी हो सकती थी। मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है, मैं आपके पास लेके आया और मैंने आपसे पूछा भाई साहब मैं अपने दोनों मोटरसाइकिल को आपके घर में खड़ा कर सकता हूँ? आपने कहा 2 ऑप्शन है,
क्या कि मेरे एक एक रूम में एक एक मोटरसाइकिल पहले से खड़ी है, तो आप अपने दोनों मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल इस रूम में, एक मोटरसाइकिल उस रूम में खड़ा कर दो। मैं मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, मुझे अपने दोनों मोटरसाइकिल को एक ही रूम में खड़ी करनी थी, तो मैं वापस चला गया, तो क्या मैं डोनेट कर पाऊँगा? नहीं। लेकिन अगर मैं ताकतवर होता तो 2 घंटा आप उसको मारता। मैंने कहा एक बात बता रहा हूँ, अपने वाले दूसरे वाले मोटरसाइकिल को उठाओ और दूसरे वाले रूम में कर दो, नहीं तो पूरे घर में आग लगा दूंगा। मैं बीजेपी का हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो डर गया। देखो पहली बात तो देखो इसे कट किया जाएगा, ये कट कर दिया जाएगा। तो अभी हुआ क्या कि अब वो डर गया। मैं ताकतवर हूँ ना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो वो डर गया। तो उसने क्या किया, अपनी एक मोटरसाइकिल की उठाई और दूसरे वाले में अपने दोनों मोटरसाइकिल एक तरफ कर लिया और एक खाली कर दिया मुझे अपने चीज़ को रखने के लिए। तो ये तब हुआ जब मैं स्ट्रांग हूँ, और अगर मैं वीक होता तो ये नहीं हो पाता। जैसे कि क्लोरीन के साथ हुआ, क्लोरीन के साथ यही तो हुआ। अगर वो चाहता तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें रख देता, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता ना, एक ऑर्बिटल। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह एक d का, एक s का और 2 p का dsp2 बन जाता। बट क्या ऐसा हुआ? इसके साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ होगा। वही तो पता करना है, इसके लिए मैग्नेटिक बिहेवियर दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो पेयर ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब कि उसके अंदर पावर है, वो पेयर करा दे रहा है। ठीक है ना? आओ देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा, अब फिर से बताना बेटा, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 लिख दिया। फिर निकेल का एटॉमिक नंबर आपने हाइब्रिडाइजेशन +2 निकाला, तो क्या हो गया 3d8 4s0। मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, और 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो आपने कहा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि d के पास टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, और 5 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूंगा तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखेंगे। लेकिन कंपाउंड क्या कह रहा है, कैसा है? इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी दिखने नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं दिखा ये? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि Cn जब इसके पास आएगा, अब देखो क्या हो गया, 4s है, ये 3d है, और आगे के 4p के 3 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल। निकेल को लगा कि Cn आएगा, 3 ऑर्बिटल इसका और 1 ऑर्बिटल इसका लेके 4 ऑर्बिटल के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, जैसा कि Cl ने किया। बट Cn ऐसा नहीं किया। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो उसने क्या किया, इसको उठाया और इसके अंदर रखवा दिया, और इससे बताओ क्या ये पेयर्ड हो गया? अब जब ये पेयर्ड हो गया बेटा, तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3d8, तो 4 में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड हो गया। क्या एक ऑर्बिटल खाली हुआ? अब इस एक ऑर्बिटल खाली हुआ 4p के पास, ये 3d का एक ऑर्बिटल, 4p का एक ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल। अब 4p के कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत है इसको? सिर्फ 2, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल तो चाहिए। एक इसने d का ले लिया, एक s का ले लिया और 2p का ले लिया, तो 4p के आप सिर्फ से 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो इसने क्या किया, इन 4 ऑर्बिटल को मिलाया और 4 नए ऑर्बिटल तैयार कर दिया। बताओ इस ऑर्बिटल का नाम? dsp2। और हर एक Cn अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जा कर के पूरा का पूरा पेयर इसके अंदर इंटर करा देता है। बताओ बेटा, हाँ या ना? तो बताओ ये अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बता दो फटाक से। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? dsp2। दूसरा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री बता दो फटाक से। स्क्वायर प्लेनर। ओके। मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, तो मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू की वैल्यू 0। तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक है या नहीं? अब डायामैग्नेटिक है, जल्दी से मुझे बता दो, अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ या वीक फील्ड लिगेंड हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फील्ड का मतलब होता है एरिया, ताकत। जिसकी जितना ज़्यादा ताकत होती है उसकी फील्ड उतनी ज़्यादा दूर तक होती है। जैसे बीजेपी पूरी इंडिया में फैली हुई है, ज़्यादा ताकतवर है बीजेपी। ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो बीजेपी के पास। डायामैग्नेटिक, अच्छा तुम में से कोई बीजेपी वाला तो नहीं है?
सारे भाई हो? अच्छा ठीक है भाई, आपस में लड़ना मत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं वोट लेने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ और मुझे वोट दो, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अरे नहीं हूँ भाई, मैं तो किसी का समर्थन नहीं। इतने साल हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे खुद के चाचा जी इतने साल प्रधान रहे, मैं उनको वोट नहीं देने गया क्योंकि मुझे पता है कि सब करप्ट हैं यहाँ, कोई ढंग का नहीं है। तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर, आप बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इधर बताओ बेटा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। आम आदमी पार्टी है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई। इसका तो पहले ये नोट कर, इसको नोट कर लो बेटा। एक और बात बता दो बेटा, जैसे कि इन्होंने पूछा क्या इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना? इस कॉम्प्लेक्स का नाम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन या हाई स्पिन? इसमें स्पिन तो है ही नहीं, इसीलिए तो लो है। इसमें स्पिन है, इसलिए क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? जल्दी से नोट करो। फिर ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हो गया, 2 एग्जाम्पल। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का दे देता हूँ, ठीक है ना? सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा, फिर भी 2 एग्जाम्पल देके उसके। चलो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी 2 एग्जाम्पल मेरे पास है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास 6 है तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे पास है वो है K4 FeCN6। K4 FeCN का होल 6, या इसी को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? हाँ, FeCN का होल 6 या -4। ये डिपेंड करता है आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा नज़र आ सकता है। अच्छा, इसमें लिखा गया है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये कैसा है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका दिया है इन्होंने, ये डायामैग्नेटिक। अब ये डायामैग्नेटिक है। आओ शुरू हो जाते हैं, जल्दी से मुझे बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, यही होगा। फटाक से ऑक्सीडेशन नंबर बता दो मुझे, कितना है बेटा? +2। आप कहेंगे कैसे? 4 बाहर है प्लस वाला और 6 अंदर है माइनस वाला। -6 और +4 2 आ गया। 2 का जस्ट अपोजिट क्या होता है? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। तब +2 के लिए आप क्या करोगे? 3d6 4s0। अब लिगेंड कितने हैं? 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ CN के बारे में बताया था, याद है? CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आइए 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास D के 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा? 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। और 4p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना। अभी आयरन क्या बोल रहा है? आयरन बोल रहा है CN से कि तुम 3p का यूज कर लो, ये 4s, ये 4p और ये 3d। अब एक s का यूज करो, 3p का यूज करो, d वाले भी खाली हैं, 4d वाला है ना, 4d वाला यूज करो। लेकिन CN तो जिद्दी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग। अभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो 2 को फटाफट, ये इसके अंदर चला गया और ये इसके अंदर चला गया। इस हिसाब से अब आपने कहा अब 2 ऑर्बिटल यहाँ खाली हो गए, ये और इसका। अब p का कितना ऑर्बिटल यूज करेगा? 3। क्या बाहर वाले d का ऑर्बिटल यूज करेगा? ये नहीं। 3 इसका, 2 इसका, 1 इसका।
तो बताओ ये 3D वाला 2 लिया, 4s वाला 2 लिया और 3p वाला, सॉरी 4p वाला, तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? हर एक ऑर्बिटल का नाम है D2sp3। अब अपना Cn अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर, Cn अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर, Cn अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर। इस हिसाब से 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। अब फटाफट वो सारी प्रॉपर्टीज बता दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? D2sp3। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंटम 0। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। अब बताओ अंदर वाला डी ऑर्बिटल या बाहर वाला? तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस सुनो क्या बेटा? dx2y2 एंड dz2, ये इसका ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल यूज होने वाला है। अब बताना सारी चीज़ें हो गई, कुछ बचा? हाँ, फील्ड बताओ, लिगेंड कैसा है? बहुत अच्छे, कितने टैलेंटेड हो तुम लोग, ऐसे ही हो ना। तो अगला सवाल है मेरे पास K3COF6। क्या बेटा? क्यों, ये कोई है क्या केमिस्ट्री का टीचर? 3 महीने, हर 3 महीने बाद चेंज करते हैं, फिर मतलब हर 3 महीने बाद नई हायरिंग होती है। K3COF6 है, या इसी को हम लिख सकते हैं COF6-3। आसान है, करके दिखाओ। सारे पॉइंट नोट करो, उसके बाद इसे करके दिखाओ। अगर आपने कर लिया तो जल्दी से मुझे बताओ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो क्या हो गया? 3d6 4s0। तो मैंने D का ऑर्बिटल पहले मैंने बना दिया। तो 1 2 3 4 5 और 6, ओके। 4s का मैंने 0 बनाया, फिर 4p का मैंने 3 बनाया, और फिर 4d का 5 बना दिया। ये है 3d, ये 4s, 4p, 4d। अब बताओ, कोबाल्ट ने कहा तुम 6 ऑर्बिटल चाहिए, तुम बाहर वाले ले जाओ। फ्लोरीन ना भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो शक्तिहीन है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। मजबूरी में उसे बाहर के ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल लेने पड़े। अब 1 s का, 3 p का और 2 d का। तो इस तरीके से उसने 6 नया ऑर्बिटल तैयार किए। और हर एक ऑर्बिटल का नाम दिया गया sp3d2। और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर इंटर किया। इस हिसाब से जल्दी से मुझे बता दो, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ? क्या? 3। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP3D2। कोई गलती है क्या इसमें? ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या है?
ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंटम, 4 + 2 कितना हो गया? 4 2 6 6 चौका 24 √24 PM। ओके, और बताओ बेटा कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल। ओके, और लीगेंड कैसा है? वीक फील्ड लीगेंड। गजब, तुम लोगों ने कर दिया। ऐसे ही हो तुम लोग, कितने टैलेंटेड हो यार। लोगों को लगता नहीं, वो अलग बात है। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट टिप्स। कुछ ज़रूरी बातें जिसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, 3D1, 3D2 या 3D3 है, मान लो आपने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स देखा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद D1, D2, D3 निकल आया, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रेफर करेगा, याद रखना। मैं ऐसा फिर से बता दूं, 3D1, 3D2 एंड 3D3 अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रेफर करेगा। तो आप बगैर कुछ देखे ताके सीधा तुक्का मार सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखा तो क्या होगा बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो आपके पास D8 और D4 ऐसे हो, D8 और D9 है, D8 एंड D9 है, तो समझ गए हो क्या होगा? क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब तीसरा पॉइंट बचा क्या? D4, D5, D6, D7। D4, D5, D6 एंड D7 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ तो डिपेंड करता है आपका लिगेंड कैसा है। इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, आप बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इनर या आउटर? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इन पॉइंट की मदद से। आपको आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बेटा Au+3, चौथा पॉइंट, Au+3। इसमें तो आपने बता रखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा डायरेक्ट कर रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ, नहीं पता तब भी ये जो तरीके बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, इसको देखते ही आप सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने आप, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम हो गया। तो अगर मान लीजिए आपके पास Au+3 है, Ni+2 है, Pd+2 है या Pt+2 है, ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 99% चांस होते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा। 99% चांसेस, मैक्सिमम चांसेस होता है। ये मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम। यानी कि अगर आप निकाल नहीं पा रहे हो तो आप 90% तुक्का मार सकते हो इससे देख के, लेकिन फिर भी 1% गलतियाँ हो सकती हैं इसमें। तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो। अगर DsP2 है तो इसका मतलब
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर यही ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ये किसके लिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है। लेकिन अगर सेम यही 5वें नंबर पे मैं लिख देता हूँ, कुछ कंपाउंड है जैसे CO+2 है, Ni+2, Cu+2, Zn+2, ये कुछ कंपाउंड है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, 6 के केस में। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को आपको याद है तो इस क्वेश्चन को जो भी मैंने बताया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए ना, 6 लिखेंगे। जेई में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा अलग होता है, उनको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमोनिया हर बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या हर बार वीक फील्ड लिगेंड शो करे। तो अमोनिया आप सबको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम 99% चांसेस में किसके साथ करेगा पता है, वो है CO, Cu, Mn एंड Pt। इसे Cu पहले लिखता हूँ, ऐसे CO, Cu, Mn एंड Pt, इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और क्लोरीन 7वें पॉइंट पे, Cl, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा 2 एलिमेंट Pt एंड RH के लिए। Pt और RH के लिए क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। नॉर्मली क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, मैंने हैलोजन बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने हैलोजन को वीक फील्ड लिगेंड बताया ना, लेकिन वही हैलोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा Pt और RH के तरह। एनेस्टिस्ट मीडियम है, वो कभी वीक और कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के काम करता है, लेकिन ये जो पॉइंट है इनके साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के काम। अच्छा, इसको याद रखेंगे, अमोनिया कुछ भी करके मन से पटाओ। अमोनिया को कुछ भी करके मन से पटाओ और क्लोरीन को भी पटाते रहो। ये इसको याद रखने का तरीका है। याद रखना, भूलना मत, क्योंकि गलती से पटाने वाले तरीके में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका आंसर गलत होगा। देखो, अमोनिया को कुछ भी करके मन से पटाओ और क्लोरीन को भी पटाते रहो, ये याद रखने का तरीका है। और भूलना मत, क्लोरीन अमोनिया वाले में तो गलती नहीं होती, लेकिन किस में गलती हो जाती है, क्लोरीन वाले में। 99% बच्चों को लगता है क्लोरीन हमेशा वीक फील्ड लिगेंड काम करता है। यहाँ इन दोनों एलिमेंट के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। इसी तरीके से आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी फिनिश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी ख़त्म हुआ। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी के बारे में।